वाह, क्या आईपीओ है। नमस्कार, मनी 9 की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, जी हां, ग्रो की। और इसका आईपीओ आया हुआ है। आप सब जानते ही हैं कि ग्रो का जो आईपीओ है, मस्ट टॉक अबाउट आईपीओ है और इसका बेसब्री से इंतजार भी हो रहा था। फाइनली ये आईपीओ खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो इस खास पेशकश में आज हमारे साथ इस कंपनी के बारे में बताने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, हमारे साथ एक्सप्लेन करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट खुद हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ईशान बंसल जी, जो कि कंपनी के सीएफओ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ईशान बंसल वो पर्सनैलिटी हैं, वो हस्ती हैं, जो कि इस कंपनी के 4 फाउंडिंग मेंबर्स जो थे उनमें से एक हैं। तो इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कैसे शुरू हुई, कहाँ से आइडिया आया, कैसे इस कंपनी ने ग्रो किया, अब कहाँ पे ये कंपनी खड़ी है और यहाँ से ग्रोथ की योजनाएं किस तरह की हैं, इन सब पर बातचीत करने में आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बहुत स्वागत है सर आपका मनी 9 पर। वेलकम टू मनी 9। शुक्रिया शुक्रिया ग्रोवर जी, हमें यहाँ बुलाने के लिए। आई थिंक हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आफ्टरनून एंड वांट टू से कि ये हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम है और लोग बहुत खुश हैं अभी कि हम यहाँ लिस्टिंग करने जा रहे हैं। तो मैं सर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए इस कंपनी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ आपसे ही पूछूंगा। मैं इनफैक्ट हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। केवल मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं इस आईपीओ के थोड़े से डिटेल्स क्या हैं। ये 4 से 7 नवंबर तक इस कंपनी का जो आईपीओ है वो खुला है। इसके डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी चलते हुए दिख जाएंगे और इसका जो प्राइस बैंड है वो 95 रुपये से 100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस पूरे आईपीओ साइज़ की अगर आप बात करेंगे, 6,632.30 करोड़ ये कंपनी रेज करना चाहती है, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ओएफएस का पार्ट भी है। फ्रेश इशू की जहाँ तक बात है तो इस कंपनी के पास 1060 करोड़ रुपए की रकम आएगी और जो मौजूदा निवेशक हैं जो कि अपने शेयर्स बेच रहे हैं, उनके पास 5572.30 करोड़ रुपए की रकम पहुंचेगी। 150 शेयरों का लॉट साइज है, यानी कि 100 रुपये के कट ऑफ प्राइस पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो मिनिमम आपको 15,000 रुपये का निवेश इस आईपीओ में करना होगा अगर आप एक लॉट के लिए सब्सक्राइब करते हैं। 10 नवंबर को अलॉटमेंट है और 12 नवंबर को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। आईपीओ पर बातचीत करूं उससे पहले ना सर, मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, आप वन ऑफ द 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस कंपनी के। तो मैं चाहूँगा सर कि कहाँ से ये आइडिया आया आपके मन में 2016 में। इनफैक्ट मैं जानना चाहूँगा जब ये इस कंपनी का कंसेप्चुलेशन हुआ या फिर इसकी शुरुआत हुई थी। तो जब ये कंपनी स्टार्ट हुई, थोड़ा आप मुझे हिस्ट्री के बारे में बताइए, कहाँ से ये आइडिया आया कि जो यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाने की बात है, फिर इसने यूनिकॉर्न स्टेटस भी हासिल किया, फिर आप इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर भी बने हैं। तो लंबा इतिहास है इस कंपनी का। थोड़ा अगर आप हमें जल्दी से ब्रीफली बता पाएँ कि आइडिया से लेकर सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर बनने तक की थोड़ी सी छोटी सी जो कहानी है। हाँ जी। सो हमने ये बिजनेस 2016 में 4 लोगों ने मिलकर चालू किया, हर्ष, नीरज, ललित एंड मी। और हम चारों फ्लिपकार्ट में काम करते थे और हमें लगता था कि जैसे फ्लिपकार्ट ने रिटेल में काफ़ी डेमोक्रेटाइजेशन लाई है, जहाँ पे कोई भी कहीं भी बैठा चीज़ें अभी ऑर्डर कर पा रहा है, तो वैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज में, स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग साइड में, जहाँ पे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सब चीज़ें भी कोई भी कहीं भी बैठ के कर सकता है। हम चारों ही छोटे टाउन से आते हैं इंडिया के, तो हमें पता है कि वहाँ पे लोगों के पास पैसा है, लेकिन उनके लिए अभी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट था। तो हमें लगा कि अगर हम इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें, केवाईसी, पेमेंट्स ऑनलाइन कर दें और इवन ऑर्डर प्रोसेसिंग सिंप्लीफाई कर दें कस्टमर के लिए, तो ये बहुत फास्ट ग्रो हो सकता है। तो उस आइडिया के साथ हमने ग्रो बनाया और हमने सबसे पहले लॉन्च किया म्यूचुअल फंड्स के साथ, बिकॉज म्यूचुअल फंड वाज बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है कस्टमर के लिए और बहुत ही सेफ प्रोडक्ट भी है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। तो हमें लगा कि इससे शुरू करेंगे तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो हमने 4 साल तक सिर्फ म्यूचुअल फंड पे फोकस किया और हम म्यूचुअल फंड में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन गए। उसके बाद हमने स्टॉक ब्रोकिंग चालू किया, जिसमें हमने लाइसेंस लिया था थोड़ा जल्दी, बट हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसमें बहुत ही डिटेल में जाके उसका यूज़र एक्सपीरियंस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बैकएंड सारा सॉल्व करने के बाद लॉन्च करते हैं। तो हमें टाइम लगता है चीज़ें बनाने में, बट जब बनती है तो बहुत अच्छी चीज़ सामने आती है कस्टमर के लिए। तो हमने रफली 1 से 1.5 साल लेके
स्टॉक ब्रोकिंग लॉन्च किया, और स्टॉक ब्रोकिंग में भी सिर्फ इन्वेस्टिंग लॉन्च किया शुरू में हमने। तो 2020 में जब कोविड चालू हुआ, हमारा एक्चुअली स्टॉक ब्रोकिंग उसी समय लॉन्च हुआ, और उसके कारण भी हमें बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे सिर्फ ग्रो पे अकाउंट खुल रहा था, क्योंकि हमने जो अकाउंट ओपनिंग बनाई थी वो 100% डिजिटल थी, जो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस बिल्ड करके बनी थी। और उसके बाद और भी लोगों ने बना लिया, बट उससे पहले किसी के पास नहीं होता था ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। और उसके बाद आई थिंक बिकॉज हमारा ग्रोथ म्यूचुअल फंड से भी अच्छा चल रहा था, स्टॉक से और बेटर हो गया, और हम इन नेक्स्ट 3 इयर्स सबसे बड़े ब्रोकर भी बन गए इंडिया के। और फिर हमने डेरिवेटिव्स भी लॉन्च किया, उसमें भी बड़े बन गए, लेंडिंग लॉन्च किया, आईपीओ लॉन्च किया। ऑलमोस्ट हर हर प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करते हैं उसमें हमारा एम रहता है कि हम सबसे बड़ी इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म कैसे बने, और उसके लिए एक कंज्यूमर को, कस्टमर को क्या डिफरेंटली प्रोवाइड करें कि उसको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा ही लगे। तो धीरे धीरे करके आई थिंक हर साल हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिसमें अगेन लीडरशिप हायर अचीव करने का हमारा टारगेट रहता है। ओके, ठीक है। सर, आपने कहा कि एक्सपीरियंस कैसे दिया जाए, अच्छा वो तो आपके क्लाइंट बेस से साफ तौर पे नज़र आ ही रहा है। म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी इनफैक्ट स्टॉक ब्रोकिंग में 1.4 करोड़ का एक्टिव क्लाइंट बेस है आपका, जो आपको नंबर 1 बनाता भी है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकिंग इंडस्ट्री या फिर स्टॉक ब्रोकर्स में। मैं जानना चाह रहा था सर, आपने एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट किया, वहाँ पे आपने महारत हासिल करी, फिर आपने 2020 में एक्सपैंड करना शुरू किया, जैसा आपने राइटली मेंशन किया भी। उस समय आपके मन में ये विजन था या फिर आपके मन में ये एम था कि आपको, जैसे आपने म्यूचुअल फंड को कॉन्कर किया है, माइलस्टोन हासिल किया है, स्टॉक ब्रोकिंग में भी नंबर 1 बनना है, क्या इसी एम के साथ आपने शुरू किया था? नहीं, हम लोग हमेशा कस्टमर डिमांड के हिसाब से चलते हैं। ठीक है। तो हमारे जो म्यूचुअल फंड के कस्टमर थे, सब लोग, और नॉट सब लोग बट बहुत सारे लोग उनमें से स्टॉक डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए, जैसे आपने म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है, अगर आप स्टॉक भी सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा एक ही जगह दोनों चीज़ें करना। और अगर इंडिया लेवल पे भी आप देखेंगे, मोर देन 50% कस्टमर्स आर कॉमन बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स। और जो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी देखा जा रहा है कि हमारे म्यूचुअल फंड के आधे से ज़्यादा कस्टमर अभी स्टॉक्स भी करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक पोर्टफोलियो का पार्ट है। ओवरऑल वेल्थ बिल्डिंग अगर इंडिया में कर रहे हैं लोग, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड एक पार्ट है, स्टॉक ब्रोकिंग एक पार्ट है, और भी बहुत सारे लाइक बॉन्ड, ईटीएफ्स, आईपीओज, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो सबको एक ही जगह चाहिए, ताकि उनके लिए कन्वीनियंट रहे ट्रैक रखना कि उन्होंने कहाँ पैसा डाल रखा है, कितना पैसा डाल रखा है, क्या रिटर्न आ रहा है। तो वो सब हम उनके लिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ओके, मैं सर स्टॉक ब्रोकिंग की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार म्यूचुअल फंड्स में मैं बातचीत कर लूं। मेरे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल था ना, मेरे हिसाब से तो था ऐसा कि हर 8 या 9 में से एक बंदा आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करके एसआईपी कर रहा है। आपसे बातचीत करते हुए मेरे नंबर्स भी अपडेट हुए कि 1 आउट ऑफ एवरी 3 पर्सन इज़ यूजिंग योर प्लेटफॉर्म टू डू एसआईपी। तो मतलब 33% का शेयर आपका एसआईपी में डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर हर 3 में से एक आदमी एसआईपी के लिए आपका प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा अपने आप में अच्छा नंबर है ये इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो सर, ये एसआईपी के मामले में जो आपने ये पोजीशनिंग हासिल की है, हर 3 में से एक आदमी अगर आपका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, आपके हिसाब से व्हाट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट? सो बहुत सारी आई थिंक ट्रांसपेरेंसी जो हेल्प की है कस्टमर को, और हमारे पास आने के लिए, हमारे पास अगर कस्टमर एसआईपी करता है, पहले तो मल्टीपल एसआईपी करता है, वो एक नहीं करता, 3 3 एसआईपी करता है। तो पहले एक करता है, फिर दूसरी करता है, फिर तीसरी करता है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही डिफरेंट है हमारे प्लेटफॉर्म पे, कि पेमेंट और जो उसका मैंडेट सेटअप करना हम लोग यूपीआई के थ्रू करते हैं, जिसके कारण विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो हो जाता है। और तीसरी चीज़, हम लोग, कस्टमर कभी भी एसआईपी को कैंसिल करना चाहता है, कोई स्किप करना चाहता है, एडिट करना चाहता है, हम सारी फैसिलिटीज़ उसको बहुत ही इन अ क्लिक फॉर्म, भी 1 2 क्लिक में वो कर सकता है, उस तरह प्रोवाइड करते हैं, ताकि पूरा कंट्रोल रहे कस्टमर के पास, और उसी कंट्रोल से ट्रस्ट बढ़ता है। और जब ट्रस्ट बढ़ता रहता है, कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को भी बोलता है कि आप भी ग्रो पे करें, आपके लिए इजी रहता है। तो इसी चक्कर में हमारे पास अभी 1 in 3 SIP इन इंडिया हैपन्स ऑन ग्रो।
ओके, ठीक है सर। हमारा जो देश है ना सर, बहुत तेज़ रफ्तार से ग्रो कर रहा है। हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन बहुत जल्द एक डेवलप नेशन बनने का एम लेकर चल रहे हैं। 2047 एक बड़ा प्लान है जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट या फिर हर भारतीय काम करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो 2047 है सर, जब तक हम विकसित भारत बनने की मंशा लेकर चल रहे हैं या फिर एम लेकर चल रहे हैं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप डाउन द लाइन 20 ईयर्स फ्रॉम हियर कैसे देखते हैं? किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं और आप कैसे गेयर अप कर रहे हैं सर ये जो डेवलप नेशन बनने का हमारा एक लक्ष्य है उसके साथ? हमें लगता है कि इंडिया अगर डेवलप्ड नेशन बनेगा तो कैपिटल मार्केट को बहुत फास्ट ग्रो करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप देखेंगे कि हमारा पेनिट्रेशन लेवल आफ्टर 10x ग्रोथ इन लास्ट 10 years इज स्टिल 5% इन यूजर्स। सिर्फ 5% हमारे जनता है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है। बट यही अगर हम यूएस और अदर डेवलप्ड मार्केट देखेंगे, वहाँ पे ये नंबर 50 से 60% है। और दूसरा, अगर ये ग्रोथ रेट पेनिट्रेशन लेवल पे आ रहा है, दूसरा अगर हाउस होल्ड सेविंग की बात करेंगे तो इंडिया में अभी रफली 7 से 8% सेविंग है जो कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स मिला के जा रही है। उसका भी अगर ग्लोबली देखेंगे 50 से 60% जनरली कैपिटल मार्केट्स में जाता है। ये सब होने के लिए आई थिंक एक तो इंडिया ग्रो करेगा, ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। आई थिंक फॉर अस टू बी अ डेवलप्ड नेशन, इंडिया हैज़ टू कीप ऑन ग्रोइंग एट 7-8%। एंड उसके ऊपर जो भी ये पेनिट्रेशन का बेनिफिट है, उस हिसाब से ब्रोकिंग इंडस्ट्री तो 15 से 20% ग्रो करती रहनी चाहिए, ये अनुमान लगाया जा सकता है। ओके। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो 75 लाख करोड़ के एयूएम पर फिलहाल है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी सिमिलर रेट से ग्रो करेगी क्योंकि दोनों कोर हिस्सा है कैपिटल मार्केट का, बोथ म्यूचुअल फंड एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री दोनों सिमिलर लेवल पे ग्रो करेंगे। म्यूचुअल फंड एयूएम और भी ज़्यादा फास्टर ग्रो कर सकता है क्योंकि उसमें मार्केट ग्रोथ का भी बेनिफिट आता है। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी बन रही है सर यहाँ से 20-22 साल का आगे जो एक पूरा फेज़ है, इसको कैसे आप भुनाने की योजना बना रहे हैं? हमारा एम यही रहता है कि जो भी इंडिया में कस्टमर है जो इसमें पहले थोड़ा इंटरेस्टेड है, उसको कैसे एजुकेट करें ताकि वो रेडी हो सके इस मार्केट में आने के लिए। और उसके लिए हम लोग मल्टीपल इनिशिएटिव चलाते हैं। अब इंडिया करेगा ग्रो, हम यूट्यूब पे के माध्यम के थ्रू, इंस्टाग्राम के माध्यम के थ्रू लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। हम अपना डाइजेस्ट चलाते हैं और हमारा एम रहता है कि पहले तो एक एजुकेशन लेयर से कस्टमर को रेडी किया जाए, और दूसरा एक्विजिशन के लिए अगर कस्टमर के लिए हम हमेशा बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेंगे अगर, तो सबसे ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आएंगे। आज भी जैसे 45% इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है हमारा एनएससी पे, ब्रोकिंग साइड पे, जिससे जितने भी कस्टमर, अगर 100 नए कस्टमर ऐड हो रहे हैं एनएससी पे, उसमें से 45 कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो इंडिया ग्रो करेगा और हम इंडिया के साथ फास्टर ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, ओके। अब आपके आईपीओ की तरफ आए सर, तो आईपीओ, क्या ये जो आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इंडिया ग्रो करेगा आप भी ग्रो करेंगे साथ में, तो क्या आपको ग्रोथ कैपिटल के लिए पैसा चाहिए था? क्या इसके लिए आईपीओ की ज़रूरत थी, या फिर आपके जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं जो आपके साथ बहुत लंबे समय से हैं, पहले से ही आपकी ग्रोथ को पहले से ही फंड करते आ रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट थी कि आपको उनको एक एग्जिट रूट चाहिए था जिस वजह से आपको ये आईपीओ लाना पड़ रहा है? नहीं, तो हमारे लिए आईपीओ का थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था। एक मल्टीपल रीजंस है। एक तो कंपनी 3 साल से प्रॉफिटेबल चल रही है ऑपरेटिंग वाइज पे, तो हमें लगता है कि हम एक मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और कंपनी का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। और दूसरा, हमारा हमेशा एम्बिशन रहा है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, अगर वो हमारे शेयर होल्डर्स बने तो हम उनको बेनिफिट और ग्रोथ हम लोग उनकी वेल्थ साइड पे भी कर पाएंगे, ना कि एज अ प्लेटफॉर्म बट एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर देम एज वेल। तो अगर ये दोनों चीज़ें हम कर पाते हैं, ये आईपीओ के माध्यम के थ्रू ही पॉसिबल था, इसीलिए हमने आईपीओ करने का सोचा। अच्छा, ठीक है सर। ये जो पैसा आपके पास आ रहा है, क्योंकि ये दोनों हैं, इसमें ओएफएस का पार्ट भी है, कुछ फ्रेश इशू भी है, आपके पास कुछ 1060 करोड़ रुपए की रकम आने वाली है, तो इस रकम का इस्तेमाल आप किस तरह से करने वाले हैं? इसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। मेनली
सबसे पहला तो हम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अपना और बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिया ग्रो कर रहा है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उस पे इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड, हम अपना ब्रांड और बढ़ाना चाहते हैं। अभी इंडिया में बहुत सारे लोग ग्रो को जानते हैं, बट अभी भी एजुकेशन वाइज बहुत सारे लोगों को अभी स्टॉक मार्केट और ग्रो के बारे में जानना है, उस पर इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा, हमने अपनी मार्जिन ट्रेड फंडिंग करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था 9 महीने पहले, और वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। एंड चौथा, हमने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो हम अपने एनबीएफसी के अंडर कर रहे हैं। ठीक तो है। उसके लिए हमें अपने एनबीएफसी को भी फर्दर फंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। आपका जो बिज़नेस है ना, कोविड के टाइम से प्रिडोमिनेंटली पिकअप किया, और उसमें एक टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हिस्सा, जैसे आपने कहा, वो आइडिया ही वहीं से आया था। तो ये टेक्नोलॉजी आपके सक्सेस का एक बैकबोन रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आए हैं इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, उसका मेन जो दारोमदार था वो टेक्नोलॉजी ही था। अब ये जो टेक्नोलॉजी की बात है ना, ये एक और नेक्स्ट स्टेप पे जा रही है, और अब ये रूप ले रही है एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर आपके बिजनेस की जहाँ तक बात है, क्या आप इसे एक थ्रेट, एक चैलेंज के रूप में देखते हैं, या आपको लगता है कि एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडिया एज अ होल या फिर ब्रोकिंग इंडस्ट्री के सामने आ रही है? हम लोग, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी थोड़ा ज़्यादा फेमस हो गया है। पहले इसको मशीन लर्निंग की तरह बोला जाता था, और हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से। इसीलिए हमारा केवाईसी पेमेंट्स बहुत बेटर चलता है किसी और से। कि और बिना, और अगर आप हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट भी देखेंगे, वो सिग्निफिकेंटली लोअर है। और अगर इफ़ यू लुक एट हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और नंबर ऑफ कस्टमर्स का रेशो भी देखेंगे तो बहुत ही लो है। और उसका रीज़न यही है कि हमने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। एआई भी उसका एक कोर पार्ट है, और हम लोग उसमें फर्दर करते रहेंगे। आई थिंक जो अभी नई चीज़ चेंज हो गई है कि एआई अभी कंज्यूमर एप्लीकेशन में आना शुरू हो गया है। अभी तक एआई मोस्टली बैकएंड साइड पे यूज़ हो रहा था, जैसे फेस मैच के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे, या कस्टमर का सिग्नेचर मैच के लिए यूज़ कर रहे थे। तो अभी हम लोग कस्टमर को भी एआई प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है 915.trade, जहाँ पे ट्रेडिंग फोकस स्ट्रैटेजीज कस्टमर्स खुद बिल्ड कर सकते हैं एआई की यूज से। तो हम लोग एआई पे भी बहुत एफर्ट और काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इससे यूजर एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाएगा, और ठीक है। हमें भी, अगर हम इसमें लीड ले पाएंगे, तो हमारा डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनी ऑफ आवर कॉम्पिटिटर विल बी सिग्निफिकेंटली हायर। तो हम लोग और भी ज़्यादा लीप एंड बाउंड से ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है सर। थोड़ा मैं अगर फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं आपके, थोड़ा मैं आपका रेवेन्यू मिक्स जानना चाहता हूं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स में भी हैं, आईपीओ में भी हैं, डेरिवेटिव सेगमेंट भी है, अब आप एनबीएफसी में भी फंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो अभी आपका रेवेन्यू मिक्स किस तरह से है, और डाउन द लाइन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप कैसे देखते हैं इसको बदलते हुए? क्या कुछ बड़ा बदलाव इसमें आने वाला है, या मोर और लेस जो नंबर्स आप बताएंगे उन्हीं के आसपास रहेगा? हमारा म्यूचुअल फंड अभी तक जीरो रेवेन्यू बिजनेस है। हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। हमारा लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू ब्रोकिंग से आता है। ठीक है। 85% ऑफ आर रेवेन्यू टुडे इज ब्रोकिंग। उसके बाद लेंडिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट, एंड उसके बाद एमटीएफ जो हमने नया लॉन्च किया है वो ग्रो कर रहा है। बट हमारा, आई थिंक अगले फ्यूचर में, और Q1 के नंबर में भी आप देख सकते हैं, ये 85% ऑलरेडी 80 हो गया है, और ये फर्दर डिप होता रहेगा। क्योंकि हमारा जो मार्जिन ट्रेड फंडिंग बिजनेस है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। सेकंड, हमने अभी वेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस करना शुरू किया है, ओके। जिसमें हमने एक कंपनी एक्वायर की है फिजडम नाम से। जी। और उसका रेवेन्यू ही अगर हम ऐड कर लेंगे तो 3-4% वहीं से आ जाएगा। और दूसरा, उसके अंडर हम लोग अभी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, एआईएफ्स और इंश्योरेंस और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, ये सारी फैसिलिटीज भी हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें अनुमान है कि ये बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो करेगा, जिसके कारण इसका परसेंटेज ओवर टाइम बढ़ता रहेगा हमारे ओवरऑल बिजनेस के परसेंटेजेस में।
सर मैंने जब आपसे आईपीओ वाली बात पूछी थी ना, आपने कहा था कि पिछले 3 साल से लगातार हम प्रॉफिटेबल हैं। हालांकि मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं सर, उसमें FY24 यानी कि मार्च 2024 को जो साल खत्म हुआ, उसमें मैं देख पा रहा हूं कि आपका कुछ लॉस का नंबर है जो कि आपने रिपोर्ट किया है 805 करोड़ रुपए का। क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच था सर? क्या रीज़न था? क्योंकि बाकी 3 क्वार्टर्स के नंबर्स जो मेरे पास हैं जून एंडिंग तक के, वो बहुत ही शानदार ग्रोथ है, काफ़ी अच्छे नंबर्स आपने रिपोर्ट किए हैं। तो ये जो FY24 वाला नंबर था, कोई एक अपवाद था सर? हाँ जी, हमारा EBITDA स्टिल पॉजिटिव था उस साल भी, लेकिन हमारा पैट नेगेटिव हो गया क्योंकि हमें एक बार टैक्स पे करना पड़ा, बिकॉज हम एक यूएस कंपनी से इंडियन कंपनी बने। तो ओके। हमने काइंड ऑफ इंडिया वापसी किया, जिसमें मर्जर में हमें 1340 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ा, जिसके कारण हम लोग नेगेटिव हो गए ऑन अ पैट बेसिस। बट अगर आप EBITDA बेसिस पे देखेंगे तो हम लोग उस साल भी सिग्निफिकेंटली प्रॉफिटेबल थे। चलिए ठीक है। तो ना, जब कोई इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा जाता है कि हाउ हैज़ बीन द फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये जो बीच में एक अपवाद या फिर जो एक नंबर नेगेटिव था, उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने बहुत बाखूबी से इसको एक्सप्लेन कर भी दिया। मेरा आपसे आखिरी सवाल सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मार्केट लीडर हैं, म्यूचुअल फंड में पहले ही बन गए थे, फिर आपने स्टॉक ब्रोकिंग में हाथ डाला, वहाँ पे भी आप नंबर 1 बन गए। नंबर 1 बन गए सर, मेरा सवाल नंबर 1 बनने को लेकर नहीं है, नंबर 1 बने रहने को लेकर है। नंबर 1 बने कैसे रहेंगे आप? इस चीज़ को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? कैसे आप काम कर रहे हैं? अभी भी अगर आप देखेंगे, हमारा जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है 45% है, और ओवरऑल मार्केट शेयर सिर्फ 26% है। आई थिंक अगर हम ऐसे ही इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर अपना मेंटेन कर पाएंगे तो ये 26 और बढ़ता रहेगा। और हमारे और जो सेकंड लार्जेस्ट ब्रोकर है इंडिया में, उसमें ऑलरेडी गैप 70 से 80% का हो चुका है। और हम ये गैप हर महीने, हर क्वार्टर बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा फोकस रहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़े। और हमारा रिटेंशन रेट जो कस्टमर का 77.7% है, कि कस्टमर अगर एक बार शुरू करता है तो 3 साल तक भी उसमें से 78% कस्टमर, 77.7% कस्टमर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और ये भी मोस्ट ऑफ द ड्रॉप जो होता है वो पहले 6 महीने में होता है, क्योंकि उन कस्टमर्स के लिए कैपिटल मार्केट नई चीज़ है और उनको जितना यहाँ पे वॉलेटिलिटी होता है उतना पसंद नहीं आता, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद वो मोरलेस हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो हमारा इसीलिए रिटेंशन अगर ऐसे ही मेंटेन कर पाएंगे और एक्विजिशन को भी हम लोग हमेशा हाईएस्ट कर रखेंगे, तो हमारे लिए लीडरशिप मेंटेन करना डिफिकल्ट नहीं होगा। हमारा एम्बिशन है कि हम डिफैक्टो प्लेटफॉर्म बन जाए, जहाँ पे 40, 45, 50% तक मार्केट शेयर हमारा जाए। अच्छा, चलिए ठीक है। मार्केट लीडर तो हैं, मार्केट लीडर बने रहना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। और ये कंपनी आपको आगे भी शायद बहुत लंबे समय तक मार्केट लीडर बनी रहती हुई नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया आपका ईशान जी, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका आईपीओ ऑलरेडी पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। ढेरों सारी शुभकामनाएं, इसकी बहुत सफल लिस्टिंग भी हो। अभी तक आपने जहां जहां हाथ डाला है, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें, स्टॉक ब्रोकिंग की बात करें, आप नंबर 1 रहे हैं। अब आप खुद का अपना आईपीओ लेकर आए हैं, तो आपके साथ अब पहले से आपके जो क्लाइंट्स हैं, अब कुछ आपके शेयरधारक भी होंगे, शेयर होल्डर्स भी होंगे, उनका भी वेल्थ क्रिएशन हो, उनकी वेल्थ आगे बढ़े जब वो आपके शेयर होल्डर्स बने। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सर। तो चलिए, ये था ग्रो का मैनेजमेंट जो आपको बता रहा था कि कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई, कैसा बिजनेस इस कंपनी का ग्रो किया है, आगे किस तरह की योजनाएं हैं, और आगे ये कंपनी जो मार्केट लीडर है उस मार्केट लीडर पोजीशन को कैसे ये मेंटेन करती हुई नजर आ सकती है, और इसके साथ साथ कैसे ग्रो करेगी, एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब पर आपने मैनेजमेंट को खुद सुना बारीकी से बताते हुए कि क्या उनकी योजनाएं हैं। उम्मीद है अब आप जब ग्रो के आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे होंगे तो आपको ये जो जानकारी खुद मैनेजमेंट की ओर से मिली है, इससे आपको अपना डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। नहीं मिलेगी मदद तो फिर मनी9 तो आपकी मदद के लिए है ही है। लगातार हम अपने डिफरेंट शोज़ के जरिए आपको बता ही रहे हैं कि ग्रो के आईपीओ में आपको किस तरह से पोजिशनिंग करनी चाहिए। इस खास चर्चा में बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आपकी काम की खबरें, बिजनेस जगत से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।